हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है कंप्लीट। इस एग्ज़ाम के यानी जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के 20% जीके और जीएस के पर्सन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। एकदम रियल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और कुछ ऐसे नए टॉपिक्स भी आपके अभी इस एग्ज़ाम में यानी इस शिफ्ट में, आज की जो शिफ्ट है उसमें पूछे गए थे, वो भी आप नोट कर ले। जिनका भी आगे एग्ज़ाम आने वाला है उन टॉपिक्स को आप याद करके जाइएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम गंवाए वीडियो करते स्टार्ट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक, क्योंकि सब्सक्राइब करने के गाइस यार पैसे नहीं लगते और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था पहला। तो गाइस जो नए टॉपिक अभी आपके एग्ज़ाम में की इन जो शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं वो आते हैं आपके बुकलेट से बारे में, यानी किसने कौन सी बुक लिखी थी उनसे बारे में। यानी पहला ही क्वेश्चन आपके आया था मैडम सर, जो आपके अभी सीरियल भी आता मैडम सर नामक आत्मकथा के लेखक कौन हैं। यानी जो मैडम सर आत्मकथा हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं। यानी मैडम सर द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर। यानी जो अभी आपके सोनी पर शायद तक एक सीरियल भी आता मैडम सर नाम से करके, वो एक स्टोरी पर है, वो एक बुक पर रिलेटेड है और वो किसकी है, बिहार की जो पहली आईपीएस ऑफिसर थी महिला उस पर निर्धारित है या उस पर बनी हुई फिल्म है। एक इस पर बनी है, ये भी देख लेते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो ये लिखी गई हैं आपके मंजरी जुहर द्वारा। ये पुस्तक मैडम सर भारत की पहली 5 महिला पुलिस अधिकारियों में से एक मंजूरी जुहर की आत्मकथा है। वह मेधावी सेवा के लिए भारत सरकार के पुलिस पदक की प्राप्तकर्ता हैं। वह बिहार राज्य की पहली महिला पुलिस अधिकारी भी थी जब उन्होंने 1976 में आईपीएस के लिए चुना गया था। मतलब 1976 में वो क्या बनी थी, आईपीएस बनी थी और वह बिहार की पहली महिला आईपीएस भी हैं। जब उन्हें 1976 में आईपीएस के लिए चुना गया था, वह सीआईएसएफ की विशेष महानिदेशक के रूप में भी सेवानिवृत्ति हो चुकी हैं। यानी वो सीआईएसएफ में भी एक महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्ति अपनी वो दे चुकी हैं, लेकिन अभी वो रिटायरमेंट है। और वर्तमान में वो क्या है, वर्तमान में वो टाटा कंसल्टी सर्विस टीसीएस की सलाहकार भी हैं। वर्तमान वो टीसीएस की अभी क्या है, सलाहकार हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था प्राकृतिक गैस को जलाने पर कौन सी गैस निकलती हैं। हमसे पूछा गया था कि हम अगर बहुत सारी प्राकृतिक गैसों को जलाएं तो कौन सी गैस है वो आपके निकल कर आती हैं। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं। अगर हम निकालते हैं बहुत सारी प्राकृतिक गैसों को जलाते हैं तो कौन सी निकलती है, तो निकलती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपके निकलती हैं। उसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सर्वाधिक मेडल किसने जीते थे। यानी जो 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें सर्वाधिक मेडल हैं वो किस राज्य ने जीते थे। पदक तालिका में महाराष्ट्र ने, अगर बात करें शीर्ष स्थान, तो महाराष्ट्र ने 26 स्वर्ण, 29 रजत और 24 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं पर हरियाणा 22 स्वर्ण, 16 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यानी पहले पर रहा आपका महाराष्ट्र, दूसरे पर रहा हरियाणा रहा था। उसके बाद देखते हैं खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। यानी जो खेलो इंडिया यूथ गेम है उसका पहला नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। जनवरी 2018 में दिल्ली के खेलो इंडिया गेम का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया खेल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यानी इसका जो पहला संस्करण है वो 2018 जनवरी में दिल्ली के अंदर किया गया था। और इसे कौन आयोजित करवाता था, इसे आयोजित करवाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित करवाया जाता है। उसके बाद में जो आपकी मेडल टैली थी उसे भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर रहा था आपके महाराष्ट्र, स्वर्ण पदक 26 थे, रजत पदक आपके थे इसके 29 थे, कांस्य पदक आपके थे इसके कांस्य पदक थे 24। अगर कुल पदकों की बात करें तो कुल पदक थे इसके 79 पदक थे। कितने थे, 79 पदक थे। अगर बात करें हरियाणा की तो दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा के कुल पदक थे स्वर्ण पदकों की बात करें तो वो थे 22 और रजत पदक थे 16, कांस्य पदक 15 और कुल पदकों की बात करें कुल पदक थे आपके 53 पदक थे। उसके बाद में नंबर 3 पर आता है आपके मध्य प्रदेश के कुल पदक थे 53। राजस्थान नंबर 4 पर आता है राजस्थान जिसके
27 और नंबर 5 पर आता है उड़ीसा। उड़ीसा के थे 20 पदक। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लक्षद्वीप के राज्यपाल उप राज्यपाल कौन है। जैसे राज्यों में राज्यपाल होते हैं वैसे ही यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के अंदर शासित प्रदेश होते हैं, उन्हें इंग्लिश में यूटी कहते हैं। और जो यूटी होते हैं उनके गवर्नर नहीं होते बल्कि वो उनके उप राज्यपाल होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि लक्षद्वीप के राज्यपाल कौन है। तो लक्षद्वीप के राज्यपाल हैं आपके श्री प्रफुल्ल पटेल। कौन है? श्री प्रफुल्ल पटेल। आगे एग्जामों में भी कुछ आपसे ऐसे लक्षद्वीप या फिर जो भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उनके उपराज्यपाल के बारे में पूछा जा सकता है, तो उन्हें आप खास तौर से याद करके जाइएगा। तो उसके बाद में देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आया था ओलंपिक से, यानी जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं उनसे रिलेटेड दिया गया था। एक साइड सन दिए गए थे और दूसरी साइड आपके दिया गया था शहर। क्या दिया गया था? दूसरी साइड दिया गया था शहर। मतलब आपको मिलान करना था कि कौन सा शहर में कौन से साल में हुआ था। तो 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो था बीजिंग, चीन में। बीजिंग कहाँ पर है? बीजिंग है आपके चीन के अंदर आता है। 2014 का अगर बात करें, 2014 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था सोची में। और सोची कहाँ पर है? रूस में है। उसके बाद में बात करें 2010 के शीतकालीन ओलंपिक में, तो वो हुआ था, उसका मेजबान शहर कौन सा था? वैंकूवर था। वैंकूवर कहाँ पर आता है? कनाडा में आता है। उसके बाद में जो 2006 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वो हुआ था नॉर्वे के मिलेहमर शहर में। मिलेहमर शहर है वहाँ पर हुआ था और नॉर्वे उसका देश है। अगर इससे अलावा भी अगर क्वेश्चन दिया गया है तो वो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा सन है वो इसमें अलग से दिया गया था। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गणगौर त्योहार में किस देवी की पूजा होती है। जो आपके गणगौर त्योहार हैं जो कि आपके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और जो आदि क्षेत्र हैं, मालवा का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ पर ये स्पेशल तौर से ज़्यादा त्यौहार मनाया जाता। यानी गणगौर नृत्य में किस देवी की पूजा की जाती है। तो गणगौर जो त्योहार है वहाँ पर पूजा भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित त्योहार है। यानी गणगौर किसे? भगवान शिव और पार्वती को समर्पित एक त्योहार है। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणगौर त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम और विवाह के दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी आपके कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मतलब जो क्या नाम है इनका, कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त को शारदित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? शारदित्य भी कहा जाता था। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करवाया था। मतलब जो धर्मपाल थे, धर्मपाल ने क्या किया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय का था उसका जीर्णोद्धार करवाया था। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी जो धर्मपाल है, धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसने? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जो धर्मपाल है, धर्मपाल को बौद्ध धर्म के महान संरक्षण थे। यानी बौद्ध धर्म का महान संरक्षण भी आपके धर्मपाल को कहा जाता है। हमसे पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। वो की थी आपने कुमारगुप्त ने। और कब की थी? तो वो की थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि जो लोग चुन के आते हैं और सरकार बनाते हैं, इस प्रकार की संस्था को क्या कहते हैं। यानी जो लोग जिन्हें चुनाव के द्वारा हम लोग चुनते हैं, उन जो लोग जाकर आगे अपनी संस्था बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। लोकतंत्र में ये कुछ हमारा रोटेशन हो गया, चलो कोई नहीं, वापस से सेट हो चुका है। तो हमें लोकतंत्र में लोग चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चयन करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को सरकार चलाने के लिए भेजा जाता है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र को जनता का शासन भी कहा जाता है। इसे कहा क्या जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। चलिए, लोग चुनकर अगर सरकार बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। और लोकतंत्र को आसान भाषा में बोले तो वो क्या जाता है? जनता का शासन या लोगों का शासन। से लोकतंत्र से रिलेटेड एक डेफिनेशन है वो कही थी आपके अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा था कि वह शासन जो जनता द्वारा और जनता के लिए और जनता के हित में होता है वही आपके लोकतंत्र होता है। उसके बाद में देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया था आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आया था खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन होता है। जो खाद्य
श्रृंखला होती है उसके उसमें सबसे ऊपर कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता ज़्यादातर शाकाहारी अगले स्तर में पर मौजूद होते हैं और द्वितीयक और तृतीय उपभोक्ता सर्वहारी और मांसाहारी अनुसरण करते हैं। सिस्टम के शीर्ष परभक्षी हैं ऐसे जानवर जिनका मनुष्य के अलावा कोई परभक्षी नहीं है। मतलब खाद्य श्रृंखला होती हैं जैसे नीचे घास होता है, घास को मेंढक खाता है, घास को क्या कीट पतंगे खाते हैं, कीट पतंगों को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ये आपके क्या हो गई? खाद्य श्रृंखला हो गई। इस खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन है? तो बाज है, वो परभक्षी जिनका मनुष्यों के अलावा दूसरा परभक्षी नहीं होता। ऐसे जानवर जिन्हें मनुष्यों के अलावा दूसरा कोई नहीं मारता, वही होते हैं श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में सबसे टॉप पर बने रहते हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना? आपके 32 वर्ग किलोमीटर ही इसका कुल क्षेत्रफल है। अगर बात करें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो आता है आपके जम्मू आता है। कौन आता है? जम्मू आता है। कौन आता है? तो वो आते हैं आपके जम्मू। कौन आता है? वो आता है आपके जम्मू। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक लेखा समिति किससे संबंधित हैं? यानी जो अपनी लोक लेखा समिति हैं वो किससे संबंधित हैं? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार। ये देखते हैं तो लोक लेखा समिति भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा कराने वाली समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। वर्तमान में इसमें 22 सदस्य हैं जिनमें से 15 लोकसभा से तथा राज्यसभा से लिए गए हैं। यानी ये क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो भारत के जो खर्चा लेखा समिति होती हैं उसके लिए सदस्यों का गठन करती हैं या उनके लिए परीक्षा करवाती हैं। और इनमें वर्तमान में कुल कितने हैं? तो इसमें वर्तमान में कुल 22 सदस्य हैं जिनमें से 15 तो आपके लोकसभा तथा राज्यसभा से लिए गए हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि 1905 में बंगाल विभाजन होने का प्रमुख कारण क्या रहा था? यानी 1905 में जो भंग हुआ था, यानी बंगाल विभाजन, उस समय भारत का जो गवर्नर था वो था आपके लॉर्ड कर्जन था। उसमें किस कारण की वजह से प्रमुख ये जो है बंगाल विभाजन हुआ था? 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया। विभाजन का प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रोत्साहन किया गया। बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था जबकि उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। ऐसा सोचा गया कि इस पूर्व क्षेत्र उपेक्षित को उचित रूप से शासित नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो बंगाल था पहले वो क्षेत्रफल में लगभग रूस के जितना बड़ा था, लेकिन उसकी जनसंख्या थी, वो उसकी जो आबादी थी फ्रांस से बहुत ज़्यादा अधिक थी। उसकी आबादी थी फ्रांस से बहुत ज़्यादा अधिक थी। तो कर्जन ने क्या सोचा कि क्या है, ज़्यादा संख्या है तो हम इस पर क्या है अच्छे ढंग से शासन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उसे अलग कर दिया गया था। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे और चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और बेल को कर देंगे ऑल पर सिलेक्ट, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।